एक सगा बेटा है, बाप भी तो इतना बीमार रहता है कि उनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। फिर तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे सौतेले भाई की हो जाएगी, तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? फिर आंखें फाड़े देखते रहना अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई को। अरे ठेंगा दिखा देंगे वो लोग तुम्हें। तुम समझती क्यों नहीं? इतना भोलापन क्यों दिखा रही हो तुम? अरे अपने लिए ना सही अपने बाल बच्चों के लिए सोचो। पिछले 1 साल से मैं तुझे समझा रही हूँ, लेकिन तेरी अकल क्या घास चरने गई है? जी मम्मी जी, वो बस बकरी की तरह ऐसे मिनमिनाते रह जाएगी तू, तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। अरे तू समझती क्यों नहीं? तू प्रभा जी की सौतेली बेटी है, वो तेरे साथ सगा व्यवहार क्यों करेगी? और तू अपने पापा की जीते जी अगर कुछ कर सकती है ना तो कर ले, वरना बाद में पीछे से बहुत पछताएगी तू। फिर बाद में हमें न कहना कि हमने तुझे सही राह नहीं दिखाई, सही मौके पर तुझे याद नहीं दिलाया। बहू, हम तेरा कुछ बुरा नहीं चाहते, वैसे भी तेरे पति के पास अपना तो कोई घर है नहीं। अगर कल को किसी बात से या छोटे मोटे मनमुटाव के चलते हम लोगों ने तुम्हें अलग कर दिया तो तुम कहाँ रहोगी? है तुम्हारे पति के पास सर छुपाने का ठिकाना? अरे गलत मत समझना बहू, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और यदि तुम अपने मायके से अपना हिस्सा नहीं लोगी तो तुम बेघर हो जाओगी, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा। इसलिए मेरी बात मानो बहू, तुम्हारे पापा ने जो शहर के बीचों बीच में 3 मंजिला मकान बनवाया है ना, वहाँ पर 1 मंजिल तो तुम अपने पति के नाम करवा लो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। अगर तुम मांगोगी तो तुम्हारे माता पिता स्वयं देंगे तुम्हें, मना नहीं कर सकते वो। देखो बहू, ऐसे तो मैं घर गृहस्थी के मामलों में कभी अपनी टांग नहीं अड़ाता, और ना ही तुम अपने मायके से क्या लेकर आती हो क्या लेकर जाती हो, इस बात से मैं भी कोई खास मतलब रखता नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी सास बिल्कुल सही बात बोल रही है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, कल किसका कहाँ क्या ठिकाना होगा इसकी क्या गारंटी है। इसलिए देखो बहू, मेरी बात मानो, तुम्हारे पापा की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बेचारे बिना बैसाखी के चल फिर नहीं सकते और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। न जाने वो कब इस मोह माई दुनिया को अलविदा कहकर हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले जाए। तब तुम क्या करोगी? किससे अपना हक मांगोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सौतेली माँ तुम मांगोगी और खुशी खुशी दे देगी तुम्हें? इसलिए मेरी बात मानो बहू, मैं तो कहती हूँ कि आज के आज तुम अपने मायके जाओ और जाकर अपने पापा से सारी बात खुल के कर लो, वरना कल को पछताने के सिवा और कुछ ना होगा तुम्हारे हाथ। ठीक है मम्मी जी, कैसे कह दूं मैं अपनी माँ से जाकर कि मुझे प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए? अरे मेरा भाई है वो, और उसने कभी मेरे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया है और न ही माँ ने किया है। माँ ने मुझे कितना प्यार दिया है, उनके प्यार का मैं ये सिला दूं कि उनसे जाकर अपने हिस्से की बात करूं। सुरभि, तैयार नहीं हुई तुम अब तक? तुम्हें जाना नहीं है अपने मायके? नहीं जी, बिल्कुल मन नहीं है मेरा जाने का। सुरभि, तुम्हारा ऐसा ही नाटक चलता है। पिछले बार भी तुम्हें मम्मी पापा ने कितना समझा कर भेजा था, लेकिन तुमने अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं की। अरे हमारे माँ बाप हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारी भलाई का सोच रहे हैं। कम से कम हमारे पास अपना एक घर तो होना चाहिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कैसे जाकर उन्हें कह सकती हूँ? कैसे जाकर कह सकती हूँ का क्या मतलब? तुम्हें भीख मांगने तो नहीं बोल रहे हैं ना मेरे मम्मी पापा, तुम्हें तो अपने हक की बात समझा रहे हैं वो। लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु सब छोड़ो और मम्मी पापा जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अच्छा नहीं लगता जी, मैं कैसे जाकर कह दूं? माँ क्या सोचेगी कि मेरे पापा ऐसे बीमार हालत में पड़े हुए हैं और मुझे अपनी प्रॉपर्टी और हिस्से की पड़ी है। ओह अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मेरे मम्मी पापा तुम्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं? मेरा मतलब वो नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम अपने मायके जाकर अपने हिस्से की बात नहीं की ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा को बंद हो जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं जी? माँ क्या सोचेगी मेरे बारे में, पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं जी, ये मुझसे ना हो पाएगा, नहीं जा पाऊंगी मैं। बहुत जबान चल रही है सुरभि तुम्हारी। ये क्या तरीका है रवि? इतनी सी बात के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। हाँ उठा दिया हाथ, क्योंकि तुम मेरे मम्मी पापा को जुटला रही हो। सोच रही हो कि मेरे मम्मी पापा अपने लालचवश तुम्हें ऐसा करने को कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें हमारा भविष्य नहीं दिख रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है रवि कि तुम चंद रुपयों के लिए इतने बदल गए। सुरभि, अभी भी तुम्हारे दिमाग में हमारी बात नहीं घुसी है, तुम अभी भी हमें गलत समझ रही हो। अरे मम्मी पापा अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए चाहते हैं कि तुम जाकर अपने मायके में हिस्सा मांग लो, जिससे हमारा परिवार जब आगे बढ़ेगा, हमारे अपने बच्चे होंगे, तो कम से कम हमारे बच्चों को हम ये तो बता सकते हैं कि ये हमारा घर है। रवि, तुम रुपए कमाकर भी तो घर खरीद सकते हो ना। मुझे लगता है कि तुम बात नहीं कर सकती अपने मायके में, मैं खुद जाकर बात करता हूँ, नहीं तो कह दूंगा उनसे साफ साफ कि बिठा कर रखे वो अपनी बेटी को अपने घर में। नहीं रवि, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पापा बीमार है, अगर उन्हें इस तरह की बातें पता चलेगी तो क्या पता उनके साथ क्या हो जाए। अगर तुम्हें उनकी इतनी ही चिंता है तो तुम खुद जाकर बात करो। हाँ मैं खुद जाकर बात करूंगी, लेकिन आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये है रवि और सुरभि। रवि और सुरभि की शादी को लगभग 1.5 साल हुए हैं। रवि और सुरभि कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और यह शादी भी दोनों की मर्जी और साथ में परिवार वालों की सहमति से हुई है। 1 साल तक तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक चला।
सुरभि भी अपने घर परिवार में बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे सुरभि को समझ में आया कि सुरभि के ससुराल वाले बहुत ही लालची किस्म के इंसान हैं। जैसे ही सुरभि के ससुराल वालों को पता चला कि सुरभि के पिता अब बीमार हो चुके हैं और सुरभि के पिता ने मेन मार्केट में एक 3 मंजिला मकान बनवाया है, तो सुरभि के ससुराल वाले को उस मकान का लालच हो गया था, जिस कारण हर दूसरे दिन सुरभि को ससुराल में टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था कि अपने मायके में जाकर अपना हिस्सा मांग ले, क्योंकि सुरभि के मायके में सुरभि की माँ सौतेली थी और भाई भी सौतेला था। तो सुरभि के ससुराल वाले को लगता था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ उसे 1 रुपया भी नहीं देगी उसके मायके से, लेकिन सुरभि नहीं चाहती थी कि वो मायके में जाकर अपना हिस्सा मांगे। और बस इसी बात के चलते आए दिन रवि और सुरभि में लड़ाइयाँ होने लगी थी। अब तो दोनों के बीच की लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि रवि गुस्से में आकर सुरभि के ऊपर हाथ भी उठा दिया करता था। ठीक है रवि, लेकिन मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल जाऊंगी अपने मायके। लेकिन रवि, एक बात तो सोचो कि हर दूसरे तीसरे महीने में अपने मायके चली जाती हूँ, अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचते होंगे। इसमें तुम्हारी गलती है सुरभि। जब भी हम तुम्हें तुम्हारे मायके भिजवाते हैं कि तुम प्रॉपर्टी के बारे में बात करो, लेकिन तुम बिना बात करे आ जाती हो वापस, इसीलिए मजबूरी में तुम्हें हमें फिर से भिजवाना पड़ता है। और इस बार भी तुम क्लियर बात करके नहीं आओगी ना, तो फिर 1-2 महीने में फिर से तुम्हें अपने मायके जाना पड़ेगा। और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजू बाजू वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि सुरभि ये हमारे भविष्य का सवाल है। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी अपने मायके। दूसरे दिन सुरभि तैयार होकर अपने मायके जाने लगी। बहू, चाहे तुम्हें 8 दिन रुकना पड़े या 15 दिन, चाहे महीना भर क्यों ना रुकना पड़े, लेकिन इस बार तुम क्लियर बात करके आना। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, इस गवार को थोड़ी सद्बुद्धि दे देना कि ये अपने हिस्से की बात कर ले। और रवि, तू सुन, हर रोज तू उसे फोन करना और खूब परेशान करना, उसे हर दिन तो याद दिलाना कि वो किस काम के लिए अपने मायके गई है, नहीं तो हमेशा की तरह इस बार भी 8-15 दिन रहकर ऐसे ही वो लौट आएगी अपने मायके से। ठीक है माँ। सुरभि ना चाहते हुए भी चुपचाप अपने मायके चली जाती है। सुरभि को दरवाजे पर देखकर सुरभि की माँ हैरान हो जाती है, क्योंकि सुरभि 2 महीने पहले ही मायके से आई थी। सुरभि अपनी माँ को देखकर रोने लगती है। तभी सुरभि का भाई माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए अपनी बहन सुरभि को छेड़ने लगता है। अरे बिटिया, तुम आई हो, बताया भी नहीं कि तुम आने वाली हो। और ये क्या, अकेले आई हो? दमाची कहाँ है? अरे बस करो यार दीदी, कितना रोती हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतने सारे आंसू लाती कहाँ से हैं। समीर, अपनी बकवास बंद कर और दीदी का बैग लेकर अंदर जा। ठीक है माँ। बिटिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। और आप बताओ, आप ठीक हो ना? हाँ बिटिया, देखो अब तो मैं टहलने भी लगा हूँ बिस्तर से उठकर। अंदर चलो बेटा। हाँ माँ। पापा, चलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। अभी अभी तो आपने चलना शुरू किया है, देखिए ज्यादा मत चला कीजिए। हाँ बिटिया, बहुत थकान हो रही है और चक्कर सा महसूस हो रहा है। दीदी आप बैठिए, पापा को मैं ले चलता हूँ उनके कमरे तक। ठीक है भाई। बेटी, क्या बात है, बहुत उदास दिख रही है, कोई तकलीफ है क्या? अपने पापा की तबीयत को लेकर परेशान हो क्या? हाँ माँ, पापा की ऐसी हालत ना मुझसे देखी नहीं जाती। बिटिया सच बता, दामाद क्यों नहीं आए? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनको टाइम नहीं था तो मैंने ही कहा कि मैं ही हुआ आती हूँ, पापा की तबीयत भी देख लूंगी। कुछ छुपा तो नहीं रही है ना बेटा, क्योंकि तू अभी 2 महीने पहले ही तो आई थी और इतने जल्दी तेरे ससुराल वाले ने तुझे कैसे मायके जाने दिया? माँ, कोई तकलीफ नहीं है मेरे ससुराल में, मुझे कोई वहाँ रोकता टोकता नहीं है, बस मेरा ही मन किया कि मैं पापा को देख आती, तो मम्मी जी और पापा जी ने हाँ कह दिया, सो मैं आ गई। अच्छा ठीक है, जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं अभी तेरे लिए पराठे सेक देती हूँ। नहीं माँ, खाने का मन नहीं हो रहा है। क्यों बेटा, क्यों मन नहीं हो रहा है? अब तक तो तुझे भूख लगी जाना चाहिए, सुबह से बैठी है तू ट्रेन में। हाँ माँ, मैं वो कुछ नाश्ता लेकर आई थी, रास्ते में वही खा लिया था। अरे थोड़ा सा तो खा ले मेरे हाथ से, जा तू फ्रेश होकर आ। ठीक है माँ। कैसे कहूँ, पापा की ऐसी हालत देखते हुए ना जाने क्यों मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं मकान के हिस्से वाली बात अपनी माँ और पापा से करूं। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे बारे में कि मेरे पापा बीमार हैं और मेरा छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है, फिर भी मुझे हिस्सा चाहिए। इतना कुछ तो दिया है उन लोगों ने मुझे। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है मेरे जीवन की, मैं कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ और यदि कुछ नहीं कहूंगी तो ससुराल में फिर से मुझे बेइज्जत किया जाएगा, या ऐसा न हो कि मुझे वहाँ से निकाल भी दिया जाए। अरे ये क्या श्वेता बेटा, मैंने पराठे भी सेक दिए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो, जाओ ना हाथ मुंह धोकर आ जाओ। हाँ माँ। कोई ना कोई बात तो जरूर है, तभी श्वेता इतनी परेशान है, वरना वो इतनी चुप चुप तो नहीं रहती थी। ना जाने बेचारी को क्या समस्या है जो मुझे बता नहीं पा रही है, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ
उससे पूछ कर रहूंगी कि आखिर क्या बात है। इस तरह श्वेता की माँ ने श्वेता को बिठाकर गर्मा गर्म आलू के पराठे सेक कर खिलाए। खाना खाने के बाद श्वेता अपनी माँ के साथ अपने माँ के कमरे में चली जाती है। श्वेता बेटा, सच में कोई बात नहीं है ना? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, तू भी आराम कर ले। ठीक है माँ। ये क्या, इनका फोन आ रहा है। अगर अभी यहाँ बात करूंगी तो माँ हमारी बातें सुन लेगी। ये किसका फोन था जो श्वेता यहाँ मेरे सामने बात नहीं कर पाई और वो मोबाइल लेकर बाथरूम में गई है? मैं सुनती हूँ जाकर वो किससे क्या बात कर रही है। हाँ जी, मैं बात कर लूंगी अपने मम्मी पापा से। हाँ मुझे याद है, मैं बात करके ही आऊंगी। ठीक है ना? आप मुझे बार बार याद मत दिलाइए। मैंने कहा ना कि इस बार मैं बात करके ही आऊंगी। प्लीज मुझे परेशान मत करो। वैसे मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। बाप रे, ये तो दामाद जी से बात कर रही है। और ये कैसी बात कर रही है? तभी तो मुझे लग रहा था कि इतनी उदास क्यों है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। आज मैं श्वेता से पूछ ही लूंगी कि क्या दिक्कत है उसे उसके ससुराल में। श्वेता, तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है? अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं है, वो बस आंख में कचरा चला गया था। श्वेता, अपनी माँ से भी क्या छुपाना? वैसे भी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। क्या आपने सब कुछ सुन लिया माँ? हाँ बेटा, अब बता क्या बात है? तू क्यों इतनी परेशान है और अपनी माँ से ऐसी भी क्या बात छुपाना? बताओ क्या बात है? माँ, बता बेटा क्या बात है? साफ साफ बता। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैंने अपने लिए गलत जीवन साथी चुन लिया। अब मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने का मन होता है माँ। ना रो मेरी बच्ची, बता मुझे पूरी बात, साफ साफ बता क्या बात है? माँ, पिछले 1 साल से मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव बना रहे हैं। कहते हैं कि जाओ मायके में और अपनी जमीन जायदाद में हिस्सा लेकर आओ। अगर मैं मना करती हूँ माँ तो मेरे ससुराल में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ तक ये तो कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठा देते हैं। बार बार यही कहते हैं कि मायके में आधा हिस्सा होगा तेरा, जा जाकर ले ले, क्योंकि तेरी माँ तो सौतेली है, पापा भी इतनी बीमार है, उनकी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं है। फिर कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी सौतेली माँ ही रख लेगी और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हर वक्त परेशान करते हैं माँ, सोते उठते बैठते। पति हर समय बस एक ही बात करते हैं कि यदि मैं अपने मायके में हिस्सा नहीं लूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा। और सास हमेशा कहती है कि यह घर तो मेरा और तुम्हारे ससुर जी का है, तुम्हारे पति का तो कोई घर नहीं है। मान लो कल को हम दोनों अलग रहे तब तुम दोनों कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास तो अपनी कोई छत ना होगी। फिर ये कहते हैं कि जाओ मायके से जो 3 मंजिला मकान पापा ने शहर में बनवाया है ना, वहाँ से 1 मंजिला मकान का हिस्सा ले लो। फिर कहते हैं कि हम दोनों उस मकान में रहेंगे और यदि मैंने मकान में हिस्सा नहीं लिया तो हम बेघर हो जाएंगे। इसीलिए मुझे माँ, मुझे लगता है उन लोगों के मन में जरूर कोई खोट है। मैं जानती हूँ माँ कि पापा की हालत ठीक नहीं है। पापा की दवाइयाँ, समीर की स्कूल का खर्च, घर के खर्च, ये सब तो उसी मकान के किराए के जो रुपए आते हैं उसी से चलता है। लेकिन माँ, मैं सच में उन सबको झेल लूंगी, लेकिन प्रॉपर्टी मुझे मत देना आप। वो लोग बहुत ही लालची है। मेरी फूल सी बच्ची, तू कई महीनों से इतना दुख सह रही है, मैं कैसे न समझ पाई तेरे मन की बात बेटा। कैसे सोच लिया कि बेटी ससुराल की जिम्मेदारियों से भाग रही होगी, इसलिए बार बार मायके आ जाती है। हाँ माँ, सब मेरी ही गलती है। आपने मुझे कितना समझाया कि अभी मैं शादी ना करूं, अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी करूं, उसके बाद ही शादी करूं। लेकिन तब मुझे लगता था कि शायद आप मेरा घर बसने नहीं देना चाहती क्योंकि आप सौतेली हैं। मैं तब आपको गलत समझती थी माँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि सिर्फ आप है सौतेली, लेकिन प्यार तो मुझे सगे जितना ही करती हैं। क्या करोगे बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता। अरे किसने सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है? मुझे तो पहले ही दामाद जी के व्यवहार पे ना शक हो रहा था कि वो जिस तरह से दबाव बना रहे थे कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और करवा देंगे। और दामाद जी शादी के पहले बोलते थे ना कि तुम्हारी पूरी पढ़ाई वो अपने घर से करवा देंगे, नौकरी करवा देंगे, अपने पैरों पर खड़ा करवा देंगे। लेकिन मैं समझ गई थी कि इतनी जल्दबाजी करने वाला इंसान ना कुछ नहीं करवा सकता। इसके मन में सिर्फ लालच है। और देखो बेटा, आज वो दिन आ ही गया। हाँ माँ, सब मेरी ही गलती है। माँ, पापा से इस बारे में कुछ मत कहना माँ। पापा तो वैसे ही हार्ट के मरीज हैं और वह कितने बीमार रहते हैं। अगर उन्हें इन सब बातों का पता चलेगा तो वो सह नहीं पाएंगे माँ। नहीं बिटिया, मैं तेरे पापा को ये सब नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। क्योंकि आज जो तेरे ऊपर बीत रही है ना, आज से 25 साल पहले ना ये सब मुझ पर भी बीत चुकी है। क्योंकि बेटा, जिस घर में मेरी सबसे पहली शादी हुई थी उस घर के लोग बहुत ही लालची थे। सिर्फ 2 तोले सोने के लिए उसने मुझे और मेरे 3 महीने के बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे माता पिता की इतनी औकात नहीं थी कि वो 2 तोला सोना खरीद कर दे सकते मेरे ससुराल वालों को। मेरा समीर
के घर में थी, बड़ी मुश्किल से वो मेरे और मेरे बच्चे का पेट पाल पा रहे थे। फिर किसी रिश्तेदार से पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हें भी 3 महीने का छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, तो तुम्हारे पापा तुम्हारी खातिर दूसरी शादी करना चाहते हैं। तब मैंने सोचा कि मैं भी दुखी हूँ, तुम्हारे पापा भी दुखी हैं, मेरे और उनके बच्चे को माता पिता मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया बेटा। और मैंने तुम्हें बिल्कुल अपने समीर की तरह पाला पोसा। हाँ माँ, जानती हूँ आपने कभी भी मुझे सौतेला एहसास नहीं करवाया है, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, लेकिन मैं ही बहक गई थी एक समय में। हाँ बेटा, अक्सर जवानी के जोश में बच्चे बहक जाते हैं, तब उन्हें अपने माता पिता ही गलत नजर आते हैं। खैर तू चिंता मत कर, देख मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ सह लिया ना, वो मैं अपनी बेटी को सहने नहीं दूंगी। और अपनी इस माँ पर भरोसा रख, तुझे तेरी माँ कभी बेघर नहीं होने देगी मेरी बच्ची। माँ बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पापा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे बिटिया, मैं तेरे पापा को बिल्कुल भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। और हाँ, मैं तेरे उस लालची ससुराल वाले से मिलूंगी। देख मैं तो कहती हूँ कि हम कल ही ना तेरे ससुराल चलते हैं, लेकिन माँ वहाँ जाने से क्या होगा? मैंने कहा ना बेटा, तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और अपनी इस माँ पर भरोसा रख, देखना मैं कैसे सब कुछ ठीक कर दूंगी। ठीक है माँ। दूसरे दिन स्वाति अपनी माँ के साथ अपने ससुराल जाती है। स्वाति और उसकी माँ को देखकर उसके ससुराल वाले मन ही मन में खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि उनकी मांगों को मान लिया गया है। क्या बात है समधन जी, इतनी सुबह सुबह कोई काम था आपको? लगता है भाग्यवान, इन्होंने हमारी मांग स्वीकार कर ली है। खड़ी क्या हो, जाओ जाकर इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे आइए समधन जी, बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। देखिए समधन जी, मुझे बातों को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है, मैं तो खरी खरी बातें करने में विश्वास रखती हूँ। आपकी जो मांगे है ना, मैं पूरी करने को तैयार हूँ। समधन जी, मैं आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। समधन जी, ये सब रहने दीजिए, आप यहाँ शांति से बैठिए और मेरी बातें सुनिए। समधन जी, मेरी बेटी को बार बार परेशान करने के बजाय आपने अगर मुझे पहले ही बता दिया होता ना कि आपकी क्या मांग है, तो मैं पूरी कर दी होती। अरे नहीं समधन जी, जैसा आप सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं है, और फिर इतनी जल्दी भी नहीं है। आप आराम से ये काम कीजिए। नहीं, अब और ज्यादा आराम से नहीं, मेरी बेटी ने बहुत दुख सह लिया, अब और नहीं। मैं शहर में बने मकान के 2 कमरे नहीं बल्कि एक पूरा फ्लोर आपको देने को तैयार हूँ। बस बोलिए कौन सा फ्लोर चाहिए आपको? ऊपर वाला फ्लोर चाहिए या नीचे वाला? अरे समधन जी, जो आपको ठीक लगे। नहीं, यह तो आप लोग ही बताएंगे, ताकि बाद में कहीं कोई किचकिच ना हो। ठीक है मम्मी जी, मुझे ऊपर वाला फ्लोर ही दे दीजिए। चलो, एक काम तो अच्छा किया हमारे बेटे ने, कम से कम ऊपर वाला फ्लोर मांग लिया, तो अब उसके ऊपर तो और फ्लोर उसकी सास ससुर नहीं बनवा सकते। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी बेटी को उसका हिस्सा दे दूंगी। घर आने के बाद सरला देवी ने अपने पति को समझाते हुए सारी बात बताई। पति तो पहले यह सब बातें सुनकर चौंक गए, लेकिन बेटी के भविष्य का सवाल था, इसलिए उन्होंने भी बिना देर किए पेपर तैयार करवा दिए बेटी के नाम। ठीक है, वैसे तो बेटी के भविष्य का सवाल है और तुम कहती हो तो मैं आज ही पेपर तैयार करवाने को कह देता हूँ। ठीक है जी, कह दीजिए। इस तरह 3-4 दिनों के अंदर ही श्वेता के पिता ने सारे पेपर तैयार करवा दिए। लगभग 1 हफ्ता बाद श्वेता अपनी माँ के साथ अपने ससुराल जाती है। लो, ये पेपर चाहिए था ना तुम्हें, पढ़ लो। अरे बेटा, ये पेपर तुम्हें अपने पास संभाल कर रखो ना। नहीं मम्मी जी, ये पेपर तो इनके काम का है, लीजिए ना, पढ़ लीजिए ये पेपर। अरे ये क्या है? क्यों, तुम्हें पढ़ते नहीं आता? तुम पढ़े लिखे नहीं हो? ये क्या श्वेता, ये तो तलाक के पेपर हैं। ये कैसा घटिया मजाक है श्वेता? ये मजाक नहीं दामाद जी, तुम्हें मेरी बेटी कठपुतली दिखाई देती है जो तुम अपने इशारे पर नचाओगे उसे? तुम्हारी पत्नी है श्वेता, तुम उससे प्यार करते हो, फिर भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हो, और तुम्हें क्या लगा कि इसके पिता बीमार है, माँ अकेली है, तो तुम जो कहोगे वह चुपचाप कर लेगी। अगर ये सब मुझे पहले मालूम चल गया होता ना, तो मैं अपनी बेटी को इतने दुख झेलने की नौबत ही नहीं आने देती। अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर मैंने एक भूल तो कर दी, लेकिन तुम इतने लालची हो कि मेरी बेटी को टॉर्चर करते रहे। ये सब जानते हुए कि तुम लोग मेरी बेटी को इतना टॉर्चर करते हो, मैं अपनी बेटी को यहाँ भेजने की भूल करूंगी? कभी नहीं। और तुम्हारी माँ हमेशा मेरी बेटी से कहती है ना कि मेरी बेटी बेघर हो जाएगी, तो सुनो, मैंने घर के साथ साथ आधी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दी है, तो अब वो बेघर नहीं होगी। अब मेरी बेटी के पास अपना घर है, जमीन है, जायदाद है। अब तुम्हारे इस नर्क जैसे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को। जल्दी से इस तलाक के पेपर में साइन करो। लेकिन ये सब आप कैसे कर सकती हैं? अरे वो मेरी पत्नी है, मैं ऐसे कैसे उसे तलाक दे सकता हूँ? पत्नी है? अभी याद आया तुम्हें कि वो तुम्हारी पत्नी है? जब तुम उसके ऊपर हाथ उठा रहे थे, उसे टॉर्चर कर रहे थे, उसे बार-बार घर से निकालने की धमकी दे रहे थे, तब तुम भूल गए थे कि वो तुम्हारी पत्नी है? तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे घर का हर सदस्य लालची है, और ऐसे लालची लोगों के घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी। मेरी लिए बेटी पढ़ी लिखी सुंदर है, अरे उसे कोई भी रिश्ता मिल जाएगा आसानी से। तुम लोगों को क्या लगा मैं उसकी सौतेली माँ हूँ तो मैं उसे ऐसे नर्क में जलने दूंगी?
और जरूरी नहीं कि हर सौतेली माँ बुरी हो। मैंने कभी भी अपने बेटे और श्वेता में कोई अंतर नहीं समझा। वह मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को दुख झेलते नहीं देख सकती। अगर जरूरत पड़ती तो मैं अपनी सारी संपत्ति भी अपनी बेटी को दे देती। चुपचाप साइन करते हो या पुलिस को बुलाना पड़ेगा? श्वेता, श्वेता एक बार तो मुझे माफ कर दो। देखो मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो नहीं, पति थे, क्योंकि मैंने इस तलाक पेपर में साइन कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। स्वाति के ससुराल में स्वाति और उसकी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। अब स्वाति के पति के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह न चाहते हुए भी मजबूरन तलाक पेपर में साइन कर देता है और वह पेपर लेकर स्वाति और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि सारी सौतेली माँ बुरी हो। कुछ सौतेली माँ सभी माँ जैसी ही होती है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।